India, very, very tough, very, very tough. Prime Minister just left. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And जब से अमेरिका ने टैरिफ अप्लाई किया है तब से सारे के सारे न्यूज चैनल, सारे के सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोगों का दिमाग खराब करके रखे हुए हैं। इतना डर का माहौल क्रिएट कर चुके हैं कि लोगों में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। अभी के टाइम में सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि 26% का टैरिफ अप्लाई हो गया है, अब तो मार्केट क्रैश होने वाला है। अब तो मार्केट को क्रैश होने से कोई नहीं रोक सकता है। इतना बड़ा क्रैश आने वाला है कि 2008 को भी फेल कर देगा। अब पिछले 6 महीने से हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है, लगातार 6 महीने से नीचे गिर ही जा रहा है। इसके वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि मार्केट कब अब ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, इतने टाइम से नीचे गिर रहा है। इसी बीच में टैरिफ को लेके लोग इतना ज्यादा अफवाह फैला दिए कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि क्या इतना अफवाह फैलाने की जरूरत भी है टैरिफ को लेके? क्या टैरिफ अभी के टाइम में भारत के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या स्टॉक मार्केट सच में क्रैश होने वाला है? इस सारे मुद्दे के बारे में हम इस पूरे वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो जो भी आपके माइंड में डाउट चल रहा है ना, वो सारा डाउट खत्म हो जाएगा, सारा डर खत्म हो जाएगा जो लोगों ने आपके माइंड में क्रिएट करके रखा हुआ है। तो इस पूरे वीडियो को आखिरी तक वॉच करिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ के जाएंगे फिर आप भी उन्हीं लोगों में आ जाएंगे जो भी के टाइम में सेलिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं टैरिफ को लेके। अब देखिए, पिछले 2-3 महीने से जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे थे कि 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई होने वाला है, वो टैरिफ अप्लाई हो चुका है 2 अप्रैल को। डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग सभी देशों के ऊपर, नॉर्थ कोरिया और रसिया को छोड़ के लगभग सभी देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई कर दिया है। अब रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है कि बाकी देश जितना टैरिफ अप्लाई करते हैं उतना टैरिफ अमेरिका भी अप्लाई करने वाला है। बट इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों को डिस्काउंट दिया है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ। लगभग 50% का डिस्काउंट दिया गया है। मान के चलते अगर चाइना 50% का टैरिफ लगाता है तो अमेरिका उसके ऊपर लगभग 25% का टैरिफ लगाने वाला है, यानी कि लगभग 50% का डिस्काउंट दिया गया है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ साफ बोल दिया है कि सभी देशों ने हमें मिलकर खूब लूटा है पिछले कुछ सालों के अंदर में। यहां पे अगर आप ध्यान से गौर करेंगे तो यहां पे आपको 2 कॉलम दिख रहा है। एक दिख रहा है टैरिफ चार्ज टू यूएसए एंड यूएसए डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ। मतलब कि ये जो देश है ना, चाइना हो गया, यूरोप हो गया, वियतनाम हो गया, भारत हो गया, ये जो देश है ये अमेरिका के ऊपर कितना टैरिफ अप्लाई करते हैं, यहां पे आपको वो दिखने को मिल रहा है। और इस कॉलम के अंदर में अमेरिका ने कितना डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई किया है, यहां पे आपको ये देखने को मिल रहा है। तो चाइना लगभग 67% का टैरिफ अप्लाई करता है यूएसए के ऊपर, वहीं यूएसए ने डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ अप्लाई किया है लगभग 34% का, मतलब वही 50% का डिस्काउंट दिया गया है। यूरोप लगभग 39% का टैरिफ अप्लाई करता है यूएसए के ऊपर, वहीं अमेरिका ने 20% का टैरिफ अप्लाई किया है। वियतनाम की बात करें तो 90% का टैरिफ अप्लाई करता है यूएसए के ऊपर, अमेरिका ने लगभग 46% का टैरिफ अप्लाई किया है। ताइवान की बात करें तो 64% अप्लाई करता है। जापान की बात करें तो लगभग 46% टैरिफ अप्लाई करता है यूएसए के ऊपर, वहीं यूएसए ने 24% का टैरिफ अप्लाई किया है। इंडिया लगभग 52% का टैरिफ अप्लाई करता है यूएसए के प्रोडक्ट के ऊपर, वहीं यूएसए ने 26% का टैरिफ अप्लाई किया है भारत के ऊपर। अब ये सारे के सारे देश हैं जिनके ऊपर टैरिफ अप्लाई हुआ है। तो आप वीडियो पॉज करके आप आसानी से इन सभी देशों के बारे में जान सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है चार्ट, आप जाके वहां पे भी चेक कर सकते हैं। बट यहां पे एक चीज दिखने वाली है कि यहां पे देखिए ध्यान से, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 26% का टैरिफ अप्लाई किया गया यूएसए के द्वारा, मतलब 26% का टैरिफ अप्लाई होगा पूरे के पूरे भारत के प्रोडक्ट के ऊपर जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है। वहीं जापान की बात करें तो केवल 24% का ही टैरिफ अप्लाई किया गया है। इसके बावजूद भी जापान का जो मार्केट है, जापान का जो इंडेक्स है निक्की 225, ये लगभग 3% नीचे गिर चुका है। वहीं इंडिया का जो इंडेक्स है निफ्टी 50, वो केवल 0.3% ही नीचे गिरा हुआ है। अब यहां पे ऐसा कैसे हो गया कि जापान के ऊपर कम टैरिफ अप्लाई किया गया है, उसके बाद भी जापान का मार्केट ज्यादा नीचे गिरा हुआ है। इंडिया के ऊपर ज्यादा टैरिफ अप्लाई किया गया है जापान के मुकाबले, उसके बाद भी इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत ही कम नीचे गिरा हुआ है। ऐसा कैसे हो गया, इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं, जो कि आपको कोई भी न्यूज चैनल नहीं बताने वाला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, तो यहां से इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो भारत ने यूएसए को लगभग $77.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में, और
और केवल इंपोर्ट किया है 42.2 बिलियन डॉलर का। इसका मतलब इंपोर्ट कम हुआ है और एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है, तो ट्रेड सरप्लस हो गया है लगभग 35.3 बिलियन डॉलर का। वहीं 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के अंदर में लगभग 60 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है और केवल 35 बिलियन डॉलर का ही इंपोर्ट किया है। तो यहां पे भी एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो यहां पे भी जो ट्रेड सरप्लस है वो लगभग 25 बिलियन डॉलर का हो चुका है। वहीं अगर बात करें टोटल एक्सपोर्ट की, तो 437 बिलियन डॉलर का भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर में एक्सपोर्ट किया है, लगभग 12.4% जीडीपी का। उसमें से अमेरिका को केवल 77.5 बिलियन डॉलर का ही एक्सपोर्ट किया गया है, जो कि जीडीपी का केवल 2% है। इसीलिए आपको इंडियन मार्केट के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है अभी के टाइम में, क्योंकि अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से चेक करेंगे तो वियतनाम लगभग 25% अपने जीडीपी का एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। वहीं ताइवान की बात करें तो लगभग 14% है। थाईलैंड की बात करें 10% एक्सपोर्ट करता है अपने पूरे जीडीपी का। यही भारत को देखिए, भारत 2.2% ही अपने जीडीपी का एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। चाइना भी 2.8% है। इसीलिए आपको चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है टैरिफ का। अगर बात करें भारत की, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर में अमेरिका को लगभग 77.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, जिसमें से टेक्सटाइल लगभग 12% है, इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स लगभग 13% है, फार्मास्यूटिकल लगभग 10% है, डायमंड लगभग 7% है, स्मार्टफोन लगभग 7% है, और यहां पे स्टील हो गया, केमिकल्स हो गए, ऑटो कंपोनेंट्स हो गए, मैरीन प्रोडक्ट हो गए, सोलर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये बहुत ही कम यहां पे एक्सपोर्ट करता है भारत अमेरिका को। बट यहां पे देखिए स्मार्टफोन के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, लगभग 7% का है। बट यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल लगभग 10% है। इसका मतलब फार्मास्यूटिकल का जो इंडेक्स है वो नीचे गिरना चाहिए था, बट 3 तारीख को ऐसा क्या हो गया कि फार्मास्यूटिकल का जो इंडेक्स है वो गिरने के बजाय और ज्यादा ऊपर चला गया। अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ट्रम्प भाई साहब ने फार्मा को एग्जेम्प्ट कर दिया है टैरिफ से, मतलब इसके ऊपर कोई भी टैरिफ अप्लाई नहीं होने वाला है, क्योंकि ट्रम्प को भी अच्छे से पता है कि भारत के अंदर बहुत ही सस्ते दाम के अंदर में इलाज होता है, बहुत ही सस्ते दाम के अंदर में मेडिसिन मिलती हैं। अगर इसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे तो उनके देश के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उनके देश में बहुत ही महंगे दाम के अंदर में इलाज होता है। भारत के अंदर में सबसे सस्ते दाम में होता है और सबसे सस्ते दाम के अंदर में यहाँ पे दवाइयां मिलती हैं। तो अगर दवाइयां के ऊपर टैरिफ लगा देंगे ना, तो उनके देश के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भारत से बहुत ही सस्ते दाम के अंदर में अमेरिका के अंदर दवाइयां एक्सपोर्ट होती हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आपको फार्मा इंडेक्स ऊपर जाते हुए दिखा है, क्योंकि उसको पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया है। वहीं अगर बात करें आईटी सेक्टर की, ऑटो सेक्टर की एंड मेटल सेक्टर की, तो इनके ऊपर बहुत ही भारी इंपैक्ट पड़ा है टैरिफ का। इसके वजह से इंडेक्स के अंदर बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिला है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, भारत का जो स्टॉक मार्केट है ना, वो और ज्यादा नीचे गिर सकता था, बट केवल एक रीजन की वजह से ज्यादा नीचे नहीं गिरा है। उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एशिया के वो सारे देश मिल जाएंगे जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, यहाँ पे फार्मा हो गया, ऑटो हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, मतलब कि सभी के सभी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है अमेरिका को इन देशों के द्वारा। साउथ कोरिया की अगर बात करें तो पूरे दुनिया को जितना ऑटो एक्सपोर्ट करता है उसमें से 35% केवल यूएस को करता है। वहीं जापान की बात करें तो ये लगभग 35% यूएस को करता है ऑटो एक्सपोर्ट। अब इसके वजह से साउथ कोरिया के मार्केट के ऊपर, जापान के मार्केट के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, इसीलिए इंडियन मार्केट से ज्यादा जापान मार्केट नीचे गिरा हुआ है। आपको इसका रीजन समझ में आ गया होगा। अगर इंडिया की बात करें तो यहां पे देखिए सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है फार्मा, जो कि 10% है, और ये बहुत ही खुशनसीबी है कि यहां पे 10% के ऊपर कोई भी टैरिफ अप्लाई नहीं हुआ है। अगर फार्मा को एग्जेम्प्ट नहीं किया गया होता तो भारत भी नीचे गिरता, भारत का स्टॉक मार्केट भी नीचे गिरा होता। ऑटो लगभग 3.4% करता है अमेरिका को, सेमीकंडक्टर लगभग 2.5% एक्सपोर्ट करता है इंडिया अमेरिका को। अब इसके वजह से ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है इंडियन मार्केट के ऊपर। वहीं जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, और भी यहां पे बहुत सारे देश जैसे मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया, इनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि ये ज्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, ये ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। अब देखिए पिछले कुछ महीने से जो ये टैरिफ का गेम चल रहा है, ये केवल एक ही रीजन से चल रहा है कि ट्रम्प भाई साहब चाहते हैं कि अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाया जाए। उनका एक कोट है जिसका नाम है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब इसके चक्कर में उन्होंने सभी देशों के ऊपर टैरिफ तो लगा दिया है, बट मेरे हिसाब से उल्टा इन्हीं के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, उल्टा इन्हीं के देश के स्टॉक मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जिनके ऊपर टैरिफ लगाया है वो देश का स्टॉक मार्केट कम नीचे गिरा है, इनके खुद का स्टॉक मार्केट ज्यादा नीचे गिर चुका है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर अमेरिका दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ लगाएगा तो वो भी देश भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। अब इसके वजह से जो अमेरिका की कंपनी है जो दूसरे देश के अंदर एक्सपोर्ट करती है, उनका सामान ज्यादा बिकने वाला नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा टैरिफ लग चुका है। अब देखिए अमेरिका को अगर ग्रेट बनाना है तो अमेरिका के कंपनीज को ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा, अमेरिका में जॉब क्रिएट करना पड़ेगा, इसी वजह से ये टैरिफ का गेम खेला जा रहा है, और इसके वजह से मेरे हिसाब से अमेरिका के ऊपर ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है दूसरे देश के मुकाबले। अब अगर भारत की बात करें तो भारत पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है और कोई भी इंपैक्ट ज्यादा
नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि फार्मा को पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, जो कि ज्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, और जो बाकी सेक्टर्स हैं वो ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते अमेरिका को, इसके वजह से ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है भारत के ऊपर। अब देखिए, अभी कुछ टाइम पहले आईएमएफ की रिपोर्ट आई है कि भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है 2028 के अंदर में। अब अगर आप इस चार्ट को ध्यान से चेक करेंगे तो जो ऑरेंज कलर वाली लाइन है ये अभी की जीडीपी है, मतलब जो 2025 के अंदर में जीडीपी चल रहा है वो है, एंड जो ब्लू कलर वाली लाइन है ना, जो ब्लू कलर वाली, ये 2028 का प्रोजेक्टेड जीडीपी है। तो 2028 के प्रोजेक्टेड जीडीपी के हिसाब से इंडिया तीसरे नंबर पे आ चुका है, अभी के नंबर पे 5वें नंबर पे चल रहा है। इसके पहले जापान है और जर्मनी है, इनको पीछे छोड़ देने वाला है कुछ ही सालों के अंदर में, एंड उसके बाद इंडिया तीसरे नंबर पे आ जाएगा लार्जेस्ट इकोनॉमी के नंबर में 2028 तक। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आईएमएफ बोल रहा है कि इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2028। अब अगर किसी भी देश की इकोनॉमी 5वें नंबर से तीसरे नंबर पे जाएगी तो स्टॉक मार्केट कहां रुकने वाला है। इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है कि इंडिया के ऊपर भरोसा करिए, इंडिया में लॉन्ग टर्म के अंदर में पैसा बनने वाला है। और आप शॉर्ट टर्म से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि टैरिफ अप्लाई कर दिया गया है, मार्केट नीचे गिर रहा है, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। ये शॉर्ट टर्म का गेम होता है, और शॉर्ट टर्म से आपको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। यहां पे आईएमएफ ने साफ साफ बोल दिया है कि 2028 तक भारत तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा इकोनॉमी के मामले में। तो अगर तीसरे नंबर पे पहुंचेगा तो शेयर मार्केट कहां रुकने वाला है, शेयर मार्केट भी तो भागने वाला है 2028 तक। तो अगर आप 2028 तक भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो भारत के अंदर आप बहुत ज्यादा पैसा बना लेंगे। तो पैसा इन्वेस्ट करिए, पैसा लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करिए, और इन शॉर्ट टर्म की चीजों से आपको कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जो ये न्यूज चलती रहती है ना शॉर्ट टर्म के अंदर में कि ये हो गया वो हो गया, इससे आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप एसआईपी करते हैं, लमसम करते हैं, स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लंबे टाइम तक होल्ड करके रखिए, अच्छे से रिसर्च करके पैसा इन्वेस्ट करिए और उसको लंबे टाइम तक होल्ड करिए। लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे तो इन छोटी छोटी चीजों से आपके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभी के टाइम में क्या चल रहा है, क्या रियलिटी है, क्यों भारत का स्टॉक मार्केट नहीं नीचे गिर रहा है, ज्यादा नीचे नहीं गिर रहा है। जापान का मार्केट क्यों ज्यादा नीचे गिर रहा है, क्योंकि जापान ज्यादा एक्सपोर्ट करता है ऑटो, और ऑटो के ऊपर भर भर के टैरिफ अप्लाई किया गया है। वहीं इंडिया की बात करें तो फार्मा ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और फार्मा पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। इसके वजह से भारतीय मार्केट के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है, और इससे लॉन्ग टर्म के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये केवल शॉर्ट टर्म का गेम होने वाला है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।